फ्रेंड्स, ये सच है कि पिछले 2-3 सालों में इंडियन टीम ने आईसीसी के कई इवेंट्स जीते हैं। चाहे उसमें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें या पिछले साल ही 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और या फिर एशिया कप की बात करें। ये सभी आईसीसी टाइटल्स इंडियन टीम के नाम हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि इन्हीं 2-3 सालों में भारतीय टीम का जो एक होम डोमिनेंस था, वो लगभग ख़त्म होते जा रहा है। ख़त्म होते जा रहा है या फिर हो गया, ये सोचने वाली बात है। आलम यह है कि जिस इंडियन टीम के होम डोमिनेंस के बारे में सारी दुनिया बात करती थी कि कैसे वहाँ जाके कोई सीरीज़ जीती जाए। सीरीज़ तो छोड़िए, वहाँ एक यहाँ पर एक मैच जीतने के लिए कई टीमों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और सोचती थी किस तरह से टीम इंडिया को हराया जाए। अब कोई भी टीम, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी टीम अपनी नई टीम को लेके आके इंडिया को आसानी से सीरीज हरा के जा रही है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो रिसेंटली ख़त्म हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ये ओडीआई सीरीज, जिसमें 1-0 से लीड लेने के बावजूद टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। और साथ में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की 2026, जो अभी 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसके डेवलपमेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है फ्रेंड डिस्कस करने के लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि हम बात करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये साल की सबसे पहली सीरीज़ थी और फर्स्ट ओडीआई सीरीज़ थी। हमने इसके बारे में पहले ही वीडियो बताया था कि इस सीरीज़ के बाद आगे अभी 5 टी20 मैच होने हैं और फिर टी20 वर्ल्ड कप होगा। तो इस सीरीज़ से पहले सब कुछ अच्छा था। सब कुछ अच्छा कहने का मतलब कि हमने लास्ट ओडीआई सीरीज दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया था। हालांकि हमारा टेस्ट तो उस हिसाब से नहीं गया, लेकिन हमारा ओडीआई में प्रदर्शन अच्छा रहा और हमने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराया था, जिसमें रोहित विराट का भी अच्छा प्रदर्शन रहा था। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब बस वनडे इंटरनेशनल में ही खेलते हैं, ओडीआई में ही खेलते हैं। तो इनको डोमेस्टिक में भी जाके खेलने के लिए बोला गया था और उन्होंने डोमेस्टिक में भी जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और ये जो न्यूजीलैंड की टीम भी आ रही थी, तो बोला जाए तो ये फुल स्ट्रेंथ की टीम थी भी नहीं। इसमें काफ़ी सारे नए चेहरे थे, जिनमें बहुत सारे को आपको तो नाम भी नहीं पता होगा उसका। तो ऐसी टीम थी। बाकी जो ये सारे मैचेस अभी हुए हैं, सारे सारे छोटे मैदानों पे हो रहे थे, लंबे स्कोर जाने थे। एक परसेप्शन पूरा था कि ये इंडिया सीरीज जीतेगी, और सीरीज जीतेगी नहीं, 3-0 से सीरीज जीतेगी। ऐसा बहुत प्रिडिक्शन बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन उसके उलट प्रदर्शन हुआ है। और हालांकि 1-0 से टीम इंडिया ने इस सीरीज़ को लीड कर लिया था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 मैच हारे और फाइनली 2-1 से अपनी सीरीज़ गंवाई। तो फ्रेंड, इसमें हम यदि बात करें, इस प्रदर्शन में बात करें, यदि हम शुरू से एक ओवरव्यू सीरीज़ का लें, तो पहले ओडीआई में एज़ यूजुअल सबसे पहले न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने आई और उसने 300 का अच्छा खासा स्कोर बनाया। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हमारे टीम में टॉप 4 बल्लेबाज हैं और यही अभी जो ये टॉप 4 बल्लेबाज है, बहुत चांस ये है कि यही टॉप 4 बल्लेबाज 2027 का जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का होने वाला है, वो उसमें रहेंगे। तो उसमें विराट कोहली के 93 और शुभमन गिल के 56 और श्रेयस अय्यर के 49 रनों की बदौलत उस 300 रन को चेज़ कर लिया और वो मैच, पहला मैच भारत ने 4 विकेट से जीता। फिर दूसरे मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की। हालांकि रोहित फिर से कोई अच्छा खासा स्टार्ट नहीं दे पाए। शुभमन गिल ने 56 रन की पारी खेली। विराट कोहली का इस बार बल्ला नहीं चला, लेकिन राहुल के 112 रन की बदौलत इंडिया ने एक अच्छा स्कोर दिया, लगभग 284 रन का, जो काफ़ी कम्पिटिटिव स्कोर था। लेकिन डेरी मिचेल के 131 रन के नॉट आउट, विलियम के साथ उनकी पार्टनरशिप जो लगी सेकेंड ओडीआई में, उसके कारण
7 विकेट से आसानी से ये न्यूजीलैंड ने ये दूसरा मैच जीता। फिर आज जो तीसरा मैच हुआ है जो इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुआ है, और इस स्टेडियम के बारे में बोला जा रहा था कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच भी है और इसके ग्राउंड भी छोटे हैं, तो इसमें लंबा स्कोर काफ़ी जाता है। तो इसमें सबसे पहले न्यूजीलैंड को आज बैटिंग करने का मौका मिला, और ये तो पक्का था कि 300 के आसपास स्कोर रहेगा, क्योंकि इसके यदि हम पिछले मैच की बात करें तो इसमें इंडिया ने ही स्कोर किया है लगभग 399। लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो 399 का स्कोर किया था इंडिया ने, और उससे पहले भी एक बार 385 रन बना चुकी है। तो यानी एक छोटा ग्राउंड है और उसमें अच्छे खासे 300 प्लस स्कोर लगते रहते हैं। तो न्यूजीलैंड टीम ने 50 ओवर में टोटल 337 रन बनाया, जिसमें डेरिल मित्तल ने फिर एक बार शतक मारा और फिलिप्स ने भी शतक मारा, जिसके कारण स्कोर उनका 337 रन पहुंचा। तो जिस तरह के हमने आपको बताया कि इसमें पहले स्कोर टीम इंडिया लगा चुकी है, छोटा ग्राउंड है, और इस स्कोर में इस ग्राउंड पे रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शतक भी लगाया है। तो हालांकि इस ग्राउंड पे अभी तक इतना बड़ा चेज हुआ नहीं था, लेकिन देखा जाए तो इंडियन टीम ही ऐसी थी जो ये कर सकती थी। लेकिन लास्ट में हुआ ये कि सिर्फ विराट कोहली ही अकेले रह गए। हालांकि नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा के बैटिंग के बदौलत तो लग रहा, जब तक वो दोनों थे तब तक लग रहा था कि ये लोग विराट कोहली के यदि साथ देंगे तो ये मैच हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही हर्षित राणा आउट हुए, फिर ये उम्मीद भी हमारी चली गई, क्योंकि विराट कोहली वहाँ अकेले पड़ गए और भारत ने ये मैच लगभग 41 रन से गंवा दिया, क्योंकि यहाँ पर टॉप ऑर्डर फिर से फेल रहा। अभी यदि हम एक एक प्रदर्शन की बात करें, अपने टीम मेंबर के प्रदर्शन की बात करें, तो रोहित शर्मा की यदि बात करें तो रोहित शर्मा के लिए हालांकि ये सीरीज़ कोई ऐसा सीरीज है कि वो उसको याद नहीं करना चाहिए, कोई खास अच्छा गया नहीं। पहले साउथ अफ्रीका के सीरीज़ में उन्होंने 250 प्लस स्कोर मारे थे, और उसके बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि उन्होंने अभी डोमेस्टिक मैच में प्रदर्शन किया, जहाँ पे उन्होंने सैकड़ा भी लगाया था और एक अर्धशतक भी लगाया था। तो उनकी बैटिंग तो काफ़ी अच्छी आ रही थी, लेकिन नए साल में उनकी जो ये 3 मैच खेले उसमें कोई भी मैच में उन्होंने 30 प्लस स्कोर नहीं किया। इसके अलावा हम अपने यदि कैप्टन की बात करें तो शुभमन गिल ने इस 3 मैचों की सीरीज़ में 2 मैचों में हालांकि उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 50 प्लस स्कोर को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एज अ कैप्टन उनकी एक जिम्मेदारी एक और ज़्यादा एक बढ़ जाती है, और उनका जो लास्ट शतक आया था वो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में ही आया था बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद से उनके बल्ले से शतक नहीं निकल पाया है। तो शुभमन गिल को देखना पड़ेगा कि वो अपने 50 प्लस स्कोर तो अच्छा कर रहे हैं, शुरुआत उनको मिल रहा है, लेकिन वो उनको 100 में नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली के लिए सब कुछ अच्छा रहा, बस दूसरे मैच में उन्होंने उनकी पारी उतनी अच्छी नहीं रही, और ये भी बात है कि सभी मैचों में विराट कोहली नहीं चल सकता। तो उनका तो मिला जुला प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, पिछले 7 पारी में उन्होंने 50 प्लस स्कोर किया था। इस मैच में भी वो चेस मास्टर क्यों कहे जाते हैं उनका एक सबूत दिखाया था, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर के लिए नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने एक उम्मीद बढ़ाई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, इसके कारण हमने वो सीरीज़ गंवाई। लेकिन फिर हम अपने चौथे श्रेयस अय्यर की यदि बात करें तो श्रेयस अय्यर की जैसे चोट से वापसी हुई थी, उनसे काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि फर्स्ट ओडीआई में उनका पहला मैच में 49 रन रहा, और भारत की जीत में एक अच्छी खासी भूमिका उनके 49 रन की रही, लेकिन इस रन के अलावा बाकी के 2 मैच में वो काफ़ी फीके रहे, और फिर से उनको उनके लिए एक परेशानी का सबब शॉर्ट बॉल देखा गया कि उनको शॉर्ट बॉल खेलने में परेशानी आ रही है। शुरुआत से उनके लिए बोला जाता है कि उनको शॉर्ट बॉल खेलना में परेशानी आती है, लेकिन इस सीरीज़ में लास्ट के 2 मैच में भी यही दिखा।
तो श्रेयस अय्यर को भी एक बार फिर से अपने प्रदर्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे है हमारे पास मैच। तो उम्मीद है कि वो आने वाले मैचेस में अपना ये प्रदर्शन ठीक करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें केएल राहुल की, तो हालांकि उनको तो एज अ ओपनर पहले लाया गया था इस टीम में, लेकिन टीम की ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपने आप को ढाला और लगभग चौथी या पाँचवीं पोजीशन पे वो अभी टीम इंडिया के लिए ओडीआई में खेल रहे हैं। और पहले ओडीआई में तो उनका 29 रन का नाबाद स्कोर रहा। दूसरों में उन्होंने अच्छा उनकी एक अच्छी पारी आई 112 रन की। हालांकि ये तीसरे ओडीआई में वो चल नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, एक ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा कह सकते हैं, क्योंकि ये आज के मैच में उनको थोड़ा रुकना चाहिए था, जिससे ये हम लोग पता था ये मैच जो जीता वो सीरीज जीतने वाली थी। तो केएल राहुल को आगे अपने प्रदर्शन पर उस हिसाब से और ध्यान देना ही पड़ेगा। बाकी आगे हम यदि बात करें तो रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा जिसको इनको हम बोलते हैं, इनका इस बार तलवार निकल ही नहीं पाया म्यान से। और पिछले तीनों मैचों में इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन एक में भी 30+ स्कोर नहीं किया। एक में 12 स्कोर किए, दूसरे में उन्होंने 27, तीसरे में 4 रन किए। और साथ में उनकी बॉलिंग और उनसे बल्लेबाजी से ज़्यादा भी फीकी उनकी बॉलिंग रही, जिसमें उनको पूरा ओवर भी कभी नहीं मिला और एक भी विकेट उनको इस सीरीज़ में नहीं मिली। तो रविंद्र जडेजा भी वही मैंने उनको वो उनके बारे में बोला जाता है कि जिस तरह रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ अभी ओडीआई में खेलते हैं, उसी तरह रविंद्र जडेजा का भी हाल है। उनको भी अभी सिर्फ ओडीआई में ही खेलते हैं वो भी। और उनको भी अपने प्रदर्शन के ऊपर अपने सुधार करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो किस तरह और आगे के सीरीज़ में प्रदर्शन करेंगे। बाकी नीतीश रेड्डी की यदि बात करें तो इनको हार्दिक पांड्या के अल्टरनेटिव के बारे में खोजा जा रहा है कि यदि हार्दिक पांड्या यदि नहीं रहे या किसी तरह से चोटिल हो गए तो उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह खोजा जा रहा है। हालांकि उनको 2 मैच मिले और आज के मैच में उसमें से आज का मैच उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने एक 50 किया, लेकिन वो एक 50 को और आगे बढ़ाते, मैच को यहाँ से निकालते, तो बहुत बड़ा उनके लिए एक अचीवमेंट होता और उनका खुद का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आगे बढ़ता। और इसके अलावा इनका बॉलिंग ऑप्शन देखा जाए तो उनकी इनकी ये बॉलिंग हार्दिक पांड्या की जिस तरह की बॉलिंग है, उस तरह का इफ़ेक्ट नहीं डाल पा रही है बिल्कुल। कुलदीप आगे हम यदि कुलदीप यादव की बात करें तो उनके लिए तो ये सीरीज़ काफ़ी खास गया नहीं। मात्र 3 मैच में 3 विकेट मिले और इनकी पिटाई भी काफ़ी अच्छी खासी हुई है। हालांकि इनको अभी आगे T20 वर्ल्ड कप के लिए भी इनका सिलेक्शन है और T20 सीरीज़ भी खेलना है, तो इनको तो बहुत जल्दी अपने प्रदर्शन में सुधार करने का मौका मिलेगा। देखते हैं वो वहाँ आगे कैसा प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे पेसर की बात करें तो हर्षित राणा की यदि हम बात करें तो यकीनन उनको ऑलराउंडर बनाने का सोचा जा रहा है, ये साफ प्लान में दिख रहा है। और उस हिसाब से आज उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, एक अच्छा खासा 50 का स्कोर किया और उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते थे हम। लेकिन जिस तरह से उनकी बॉलिंग है, हालांकि वो ठीक है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर बनेंगे, एक नीचे से तेज़ पारी कभी खेल लेंगे, इस तरह की पारी जिस तरह की पारी आज खेली उसी तरह की पारी ज़रूरत पड़ेगी उनसे। लेकिन उनका मेन काम है विकेट लेना और वो विकेट भी लेते हैं, लेकिन उनके में ये एक बॉलिंग में एक ये है कि उनकी तरफ से रन भी काफ़ी लीक हो जाते हैं और यही चीज़ प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जुड़ी है। उनके भी यदि विकेट मिलते हैं लेकिन उनका इकॉनमी काफ़ी हाई रहता है। तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा को अपने इकॉनमी के बारे में सोचना पड़ेगा कि उसको मेंटेन करते हुए किस तरह से वो आगे विकेट ले सके। बाकी सिराज का प्रदर्शन बहुत दिनों के बाद उनकी वापसी हुई थी, तो उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि
उनको विकेट ज़्यादा मिले नहीं, मात्र 3 विकेट मिले, लेकिन उनकी तीनों मैच में इकॉनमी लगभग 4 के आसपास रही, जो ओडीआई के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो अर्शदीप सिंह को एक मैच में, आज लास्ट के मैच में खिलाया गया था और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा, 3 विकेट लिए उन्होंने, हालांकि 63 रन उनको देना पड़ा, लेकिन उनका वो यदि अपने प्रदर्शन में और ध्यान दे तो उनको ओडीआई में परमानेंट करने के बारे में टीम इंडिया सोच सकती है। उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर तो पहले मैच के बाद ही चोटिल हो जाए, तो उन पर हम ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। बाकी न्यूजीलैंड की टीम के बारे में यदि हम बात करें तो जब हमने शुरुआत में एक वीडियो लाया था न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड हालांकि इसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं, लेकिन इसमें 3 ऐसे चेहरे हैं जिनसे टीम इंडिया को बचना पड़ेगा, जिसमें हमने डैरेन कॉनवे की बात की थी। हालांकि डैरेन कॉनवे सिर्फ पहले मैच में चले जिसमें उन्होंने अर्धशतक बनाया, बाकी के 2 मैच में वो चल नहीं पाए, लेकिन डैरेन मिचेल का तो काफ़ी शानदार ये सीरीज रहा और यही कारण है कि उनको ही मैन ऑफ द सीरीज़ का ही खिताब भी मिला। उनका इंडिया के खिलाफ कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन जारी रहा और लास्ट के ये 2 मैच में उन्होंने 2 शतक बनाए और न्यूजीलैंड के जीत में काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई। उसके अलावा जेमिसन ने भी पहले मैच में तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेस किया था, हालांकि दूसरे मैच और तीसरे मैच में थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उनका भी टीम न्यूजीलैंड के जीत में काफ़ी एक अच्छा योगदान रहा। फिर यदि हम और ओवरऑल और बात करें तो ग्लेन फिलिप्स की भी बैटिंग आज चमकी, और ग्लेन फिलिप्स की बैटिंग ज़्यादा तो उनकी फील्डिंग के बारे में ज़्यादा चर्चे होते हैं, और यही यदि हम देखा जाए तो ठीक है, हम बॉलिंग और बैटिंग की बात करते हैं, लेकिन एक जो प्रमुख जो डिपार्टमेंट है, जो इसमें साफ एक गैप नज़र आया, वो फील्डिंग डिपार्टमेंट है। जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स जो अपने न्यूजीलैंड टीम को एक लीड करते हैं फील्डिंग डिपार्टमेंट में, वो टीम इंडिया की तरफ से नहीं मिला। बहुत 2-3 चांस इस पूरे सीरीज में, लगभग शायद 2-3 चांस से भी ज़्यादा उन्होंने इस सीरीज में गंवाए, कैचेस चांसेस गंवाए, और यही एक कारण है कि इंडिया ने कई मौक़ों पर जो वापसी कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपना फील्डिंग पर उस तरह से ध्यान दिया नहीं। कई मौके पर उन्होंने कैच गंवाए और उसके उलट न्यूजीलैंड की टीम की फील्डिंग ओवरऑल काफ़ी अच्छी रही, और कैचेस विन मैचेस ऐसे बोला नहीं जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। इसका एक महत्व है, यदि आप जब तक कैच नहीं पकड़िएगा आप मैच नहीं जीत पाइएगा। तो अब टीम इंडिया को बैटिंग बॉलिंग जिस तरह से हमने इस प्रीव्यू के बारे में बताया, इस पर ध्यान तो देना होगा ही, लेकिन एक प्रमुख सेक्शन है हमारा फील्डिंग। इस सीरीज़ के बाद तो उनको इस सेक्शन पर ध्यान देने की ज़रूरत है ही, जिससे उनका फील्डिंग प्रदर्शन भी काफ़ी इम्प्रूव हो। अब हम यदि अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जो अभी 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ये तो अभी 7 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसका ड्रामा अभी तक चल ही रहा है। ड्रामा करने की बात जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से हमें सुनने को मिल रहा है कि अभी तक तो हमने सुना था कि पहले मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल से निकालने के बाद उन्होंने अपने टीम का भी इंडिया आना कैंसिल कर दिया। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ, आईपीएल के भी प्रसारण को रोक हो गई, फिर एनओसी कैंसिल कर दिया। और लेटेस्ट ड्रामा यदि बात करें तो बांग्लादेश टीम ने डिमांड किया है कि वो उनका जो ग्रुप है वो आयरलैंड के साथ मतलब एक्सचेंज कर दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए, क्योंकि एक्चुअल में आयरलैंड के जो सारे मैचेस हैं वो श्रीलंका में होने वाले हैं, और आयरलैंड की टीम में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और ओमान है, वो उसके साथ स्वैप होना चाहती है, जिससे उनके सारे मैचेस श्रीलंका में ऑटोमेटिक हो जाए, और जिससे पहले और आयरलैंड की टीम जिससे बांग्लादेश की टीम में ग्रुप में आ जाए। हालांकि आपको बता दूं कि बांग्लादेश के ग्रुप में वेस्ट इंडीज़, इटली और इंग्लैंड है इससे पहले। जो भी है, अभी एक और लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि 21 जनवरी तक आईसीसी जो है वो फाइनल एक अपना
क्या बोले फाइनल एक डिसीजन ले लेगा कि बांग्लादेश का ये इशू जो है उसका क्या करना है। बाकी यदि एक बात करें तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये आप लोगों ने सुना होगा। जी हाँ, ये अभी पाकिस्तान के कौम बोले या टीम बोले उस पर पूरा असर दिख रहा है। उनके बारे में तो हमें पता है कि उनके तरफ से जो जो भी आते हैं टेररिस्ट वगैरह, उसकी वजह से अभी भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेटिंग रिलेशन बिल्कुल ही नहीं है। अभी जो भी हैं वो आईसीसी में होते हैं उनके मैचेस। और इसमें अभी पाकिस्तान ने अपनी बात ऐसी बोली है कि यदि श्रीलंका होस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो चाहता है कि वो बांग्लादेश के मैच की सीरीज़ के होस्ट करे। और इसके अलावा एक ड्रामा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया है कि हालांकि वहाँ की लोग, आपकी इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता, लेकिन वहाँ की जो लोकल न्यूज़ है उन्होंने बताया है कि यदि बांग्लादेश का इशू जल्दी से रिसॉल्व किया नहीं गया तो वो भी बॉयकॉट करेंगे। तो वही मैंने बोला आपको कि ड्रामा कंटिन्यू है और इसका फैसला लेकिन 21 जनवरी तक आएगा। ये अभी तक लेटेस्ट न्यूज़ है। चलिए, जो भी न्यूज़ आती है हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे अपने आने वाले वीडियो में। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कोई भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। फिर किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।